बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की, यानी लोकसभा चुनाव की, जो कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नागरिक अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मत के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि हम आपको और जागरूक कर सकें और अवेयर कर सकें। अगर आप अभी भी दुविधा में हैं, कुछ आपके मन में आशंकाएं हैं चुनाव को लेकर, तो उन्हीं को दूर करने का आज हमारा प्रयास है। इससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और सबसे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ मतदान किसी पर्व से कम नहीं होता। इलेक्शन छोटा हो या बड़ा, लोगों के भीतर अलग ही उत्साह दिखाई देता है। लोकतंत्र की खासियत ये है कि इसमें प्रतिनिधि या सरकार चुनने का अधिकार जनता के पास होता है। राजतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पिता के बाद आमतौर पर उसका पुत्र ही अगला शासक बनता है, भले ही वो शासन करने योग्य हो या नहीं। सरकार चुनने के लिए वोटिंग यानी मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें लोग अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर जाकर मनपसंद उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वोटिंग किसी भी लोकतंत्र की नींव है। भारत में 18 साल या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। ये आपका वोट ही है जो नई सरकार चुनने में मदद करता है। अगर आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं, तो उसे फिर से सत्ता में ला सकते हैं और अगर संतुष्ट नहीं है तो सरकार बदल भी सकते हैं। लोकतंत्र में हर वोट मायने रखता है और हर वोट का मूल्य एक समान है। राजा हो या रंक, गोरा हो या काला, नौजवान हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, ईवीएम सबको एक नजर से देखती है। हमारे देश में हर मतदाता को वोटिंग का अधिकार है। उनको भी जिन्हें लगता है कि उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा कोई भी उम्मीदवार प्रतिनिधित्व के लिए उचित नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ईवीएम में नोटा का विकल्प है। इसके अलावा अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर ड्यूटी निभा रहे सरकारी कर्मचारी भी वहीं बैठे बैठे मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। वोटिंग में भाग लेने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना जरूरी है। इसके अलावा आपको मतदाता पहचान पत्र भी बनवाना होगा। पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदनों की सुविधा है। निर्वाचन आयोग की कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक संख्या में जनता लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बने। इसके लिए वो मतदाता जागरूकता अभियान चलाता रहता है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जब भी चुनाव होता है तो अलग अलग माध्यमों के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाता है। जितना ज्यादा मतदान होगा, लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। कम मतदान किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोगों का उत्साह पूरे चरम पर था। तब देश में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई थी। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आज के विशेष मेहमान से। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
आज हम बात कर रहे हैं चुनाव के बारे में। जी हाँ, लोकतंत्र का महापर्व जिसमें हर एक व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये चुनाव आपका चुनाव है, यानी ऐसे में आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप घरों से बाहर निकलें और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें। आपके इस इस्तेमाल से ही हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। हम बात करें अपने अगले सेगमेंट के, जिसमें हम आपके सवाल लेते हैं और विशेषज्ञ के जवाब होते हैं। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, अक्षय राउत जी हैं, जो कि पूर्व महानिदेशक है भारत निर्वाचन आयोग से। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये महापर्व है और हर व्यक्ति की भूमिका बहुत खास है, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि हर एक व्यक्ति उस लोकतंत्र में एक ईंट की तरह है। तो सबसे पहले हम अपने इस पूरे सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं कि चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हम लगातार कार्यक्रम में कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करे, उन्हें हम इसीलिए प्रोत्साहित और अवेयर करने का भी प्रयास करें। तो सबसे पहले सर यहीं से शुरुआत करते हैं। चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, ये सवाल के जवाब शायद इसमें मिल जाएगा कि आपके बच्चों के भविष्य क्यों महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, बच्चे पढ़ना क्यों चाहिए, आपके पेरेंट्स की स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है, आपका ज़िंदगी में आपका अच्छी देखभाल होना, आपकी अच्छी कमाई होना, आप स्थिर ज़िंदगी जीना, ये क्यों ज़रूरत है। अगर ये सारे चीज़ ज़रूरत है तो इलेक्शन या चुनाव जो है वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री जो है, बहुत सारे कंट्री ऐसा ही हैं जो कि जहाँ की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट किया जाता है। पहले रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं लेजिस्लेचर में, चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली में, वहाँ से फिर सरकार बनता है और सरकार के हाथ में देश का बागडोर रहता है, जिसके पीछे नागरिक रहता है, हम लोग सारे रहते हैं। जी जी। तो उस सिलेक्शन और इलेक्शन दोनों की प्रक्रिया जो होता है उसमें इन्वॉल्व है, वो अगर ठीक तरीके से नहीं होगा और आपको ये एक अनोखी मौका मिलता है, एक चॉइस। ये इलेक्शन कुछ नहीं है, एग्रीगेशन ऑफ चॉइसेस हैं। जी जी। तो ये चॉइस आपको देने के लिए मौका मिलता है और उसको रिफ्लेक्ट करके आगे आपका भविष्य और गवर्नेंस कैसे होगा उसमें तय होता है। जी जी। तो वो अगर आप सही से नहीं करें, क्योंकि निर्णय तो बार बार करने का मौका नहीं आता है, पीरियोडिकली आता है, जनरली 5 साल में एक बार आता है, स्टेट इलेक्शन हो तो और एक बार आता है। ये आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, और मेरे हिसाब से तो ये एक मौका है। ये आप अगर चूक जाएं तो फिर बाद में आप रिग्रेट करते रहेंगे कि मैं इसको वोट देता तो ऐसा होता, ये सरकार में होता तो ऐसा होता। जैसे कि अर्बन एरियाज में मैं देखा हूँ कि ड्राइंग रूम में काफी डिस्कशन होता रहता है, ये होता तो ऐसा होता, वो होता तो ऐसा होता। सोशल मीडिया भी डिस्कशन होता है, लेकिन वोट देने नहीं जाते हैं। लेकिन इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। जब भी चुनाव आता है आप ठीक समय पर पंजीकरण कराइए, और जब चुनाव के डेट होता है, समय होता है, उसको याद करिए, उस टाइम जाके वोट करिए। और अगर मुझे लग रहा है कि जो भारत में जो हमारे संविधान की जो फादर फिगर्स हैं, वो लोगों के हाथ में इतनी बड़ा तोहफा, इतना बड़ा मौका एक साथ दे दिया। बाकी कंट्री में, बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री, अमेरिका में एक साथ यूनिवर्सल सफरेज जिसको बोलते हैं नहीं मिला है, स्टेजेस में मिला है। हमारे जो भी उस टाइम 21 बाद में 18 हुआ, उससे ऊपर की जो उम्र थे सबको बोल दिया है कि आप वोट दे सकते हो। जस्ट इमेजिन करिए आप एक मिनट, उस टाइम में हमारा निरक्षरता इतना था, बहुत कम लोग साक्षर थे, गरीबी था, देश आज़ादी की जो उस टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, खून खराबा हुआ, तरह तरह की समस्याएं हुई, उससे जस्ट उभर रहा था। उस टाइम ये बहुत बड़ा एक ब्रेव डिसीजन था हमारे जो संविधान बनाने वालों की, कि भाई गरीब आम इंडियन के हाथ में इतना बड़ा सशक्तिकरण दे दो कि अपना भाग्य चुनाव करे। बहुत लोग बाहर हैं विदेश में, बोले ये क्या हो रहा है, इंडिया क्या अपने आप को संभाल सकता है, भारत की जो ये आम जनता है क्या अपने आप को सरकार बना के दे सकते हैं। देखिए तब से देखिए 1951 में पहली चुनाव हुआ, आज हमारा 18th लोकसभा की चुनाव हो रहा है, और हर बार हर समय ठीक समय पर चुनाव हुआ है और अच्छी तरह से हुआ है, क्रेडिबल इलेक्शन हुआ है। उसको जानते हैं, जो हिलरी क्लिंटन थे वो आके बोले कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारा जो इलेक्शन चल रहा है। तो हमारा इलेक्शन के नाम है, साख है, उसी से हमारा जो फंक्शनल लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 970 मिलियन 97 करोड़ वोटर है हमारे, जो कि बाकी कंट्रीज का जो कॉन्टिनेंट्स के पॉपुलेशन भी नहीं है। और हमारे वो 970 मिलियन वोटर्स हैं, हमारे करीब 11 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं। आप जानते हैं हमारे कितने लोग मिलके इलेक्शन कराते हैं? करीब 1.5 करोड़। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को शामिल किया जाए तो 1.5 करोड़, इतना तो कोई कंट्रीज का पॉपुलेशन भी नहीं होता है। हमारे तो इसी से इतना बढ़िया से सब होता है। और सारे चीज का केंद्र जो है,
मैं इस बात कहकर अभी खत्म करता हूँ, सारी चीज का केंद्र जो है वोटर है। इलेक्शन किसी इलेक्शन कमीशन का नहीं है, राजनीतिक दलों का नहीं है, सरकार का नहीं है, ये लोगों की है। तो लोग इस पर आगे आए और अपने आके अपने दिमाग लगा के सूझबूझ लगा के, कोई इंड्यूसमेंट में नहीं रह के, कोई दबाव में नहीं आकर अपना वोट दें, अपना लेजिस्लेचर पार्लियामेंट बनाएं, अपना सरकार बनाएं। जी सर, क्योंकि हमारे ज़्यादातर दर्शक ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, हमारे किसान हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और जो जनता आपको देख रही है, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट ज़रूर दें? मैं तो पहले गांव में रहने वाले सारे लोग और खेती और कृषि में रुचि रखने वाले, उस काम में लगे वाले लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसमें अगर बढ़ चढ़ कर किसने पार्टिसिपेट किया है तो गांव के लोग हैं, शहर के लोग नहीं हैं। हमारा करीब करीब 6.5 लाख गांव हैं और हमारे 60-70% लोग जो हैं वो गाँव के हैं और ज़्यादा, जैसे आपने कहा, एग्रीकल्चर और फार्मिंग में हैं। तो इसका कैसे पॉलिसी होगा, प्रोग्राम होगा, उनकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा कि नहीं, उनको पानी मिलेगा कि नहीं, उनको जो खेती के लिए जितना सारे चीज़ चाहिए, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आएगा कि नहीं, और भविष्य क्या होगा खेती का, क्या खेती के बाहर और कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, जो पॉलिसीज होंगे एग्रीकल्चर फार्म पॉलिसीज, वो सारे डिपेंड करता है कि सरकार कौन है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है। उसके लिए ऐसे भी तो उनका अपना परिवार है, अपना बच्चे हैं, अपना घर की जो रियलिटीज ऑफ लाइफ होता है उनको चारों तरफ घेरे हुए हैं। मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, ऐसे कोई चीज़ नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और बाकी लॉ एंड ऑर्डर, कोई चीज़ में सरकार की रोल नहीं हो, ऐसे भारत में कोई चीज़ नहीं है ज़्यादातर। तो ये गांव के लोगों को भी इतना अफेक्ट करता है। लेकिन बहुत खूबसूरत बात यह है कि गांव के लोग और शहर के लोगों के बीच में एक वोटिंग का फासला है और शहर के लोग पीछे हैं, करीब करीब 10% पीछे हैं। मैं क्योंकि इस टर्नआउट लेवल्स को देखता हूं तो 10% पीछे हैं। हमारे जो मुसीबत है या जो एंग्जाइटी के कारण है वो बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली हुआ, गुड़गांव हुआ या बेंगलुरु हुआ, हैदराबाद हुआ, अहमदाबाद हुआ, ये सारे में जो टर्नआउट की परसेंटेज है, जो कि मान लो कि लोगों का कहना है कि इनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वोट देने के मामले में जो बोलते हैं शहरी उदासी या अर्बन अपाथी जिसको बोलते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो उसी हिसाब से गांव के लोगों को सैल्यूट करने वाली बात है। लेकिन इन दिनों इलेक्शन में भी ऐसा है कि यूपी, बिहार वगैरह जहां बहुत सारे गांव हैं, आपने सही कहा, थोड़ी सी कंपेयर टू जैसे 2014 या 19 के कंपैरिजन में वोटिंग परसेंटेज थोड़ी सी पीछे रहा है पिछले शुरुआत की कई चरणों में। लेकिन इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि आप अगर भारत की चुनाव में भागीदारी का रिकॉर्ड देखें, जब से 1951 से शुरू हुआ है तो 50, 55, 60 ऐसे ही रहा है। लेकिन 2014 और 2019 में इलेक्शन कमीशन ने कुछ ठोस कदम लिया अपने तरफ से। एक तो है कि राजनीतिक दल जो हैं अपना एजेंडा कितना बढ़ा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं, लोग वोट देते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट इंटरवेंशन है उसमें कमीशन ने पूरा एक नए कुछ प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम स्वीप है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। उसमें चाहे सूचना हो, चाहे प्रेरणा हो, चाहे सहूलियत हो, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन, फैसिलिटेशन, तीनों में कई चीजें किया गया 2009-10 से लेकर अभी तक। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमें 2014 में 66.4% टर्नआउट मिला, फिर 2019 में 67.4% टर्नआउट मिला, और इन दिनों जो बात हो रहा है कि थोड़ा वोटिंग टर्नआउट कम हो गया है, मतलब कितना रहा है, 65 के ऊपर ही है, मतलब अच्छे टर्नआउट माना जाएगा। लेकिन चलो, दिल मांगे मोर, और भी अच्छा हो सकता है और होना भी चाहिए, सब लोग वोट देना चाहिए। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपने जैसा कहा कि पूरा एक तंत्र है जो काम करता है कि फ्री एंड फेयर चुनाव कंडक्ट कराया जाए। तो एक, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, आप चुनाव आयोग से जुड़े रहे हैं, तो उस अनुभव को हम यहाँ पर साझा करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ। किस तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं और कितने एफर्ट्स रहते हैं खुद चुनाव आयोग के, किस तरीके से इस पूरे तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में एफर्ट्स लगते हैं, काम किया जाता है? मैं तो बोल रहा हूँ कि एक मैजिक है। इंडिया की इलेक्शन जो है दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्शन है। खाली दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्शन नहीं है, आप अगर वर्ल्ड वॉर वगैरह की जंग को छोड़ दें
पीस टाइम का ये सबसे बड़ा इवेंट है। इतना बड़ा इवेंट दुनिया के कोई कोने में एक साथ होता नहीं है। इसे हम इससे चुनाव का पर्व कहते हैं। हाँ, इसलिए महापर्व बोलते हैं। वो भी कमी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सोचिए ना हमारा साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि 97 करोड़ तो हमारे वोटर्स ही हैं। जी जी। 1.5 करोड़ तो हमारे चुनाव की जो स्टाफ लगाए जाते हैं वो है। 11 लाख तो मैंने कहा कि पोलिंग स्टेशन हैं। पता नहीं कितने गाड़ी लगा जाते हैं, हेलीकॉप्टर से लेके, हाथी से लेके, बोट से लेके, कैमल, हर तरह का लॉजिस्टिक्स काम करना पड़ता है। और कितना हिमालय की चोटी पर, नॉर्थ ईस्ट की कहाँ नदियों के अंदर, कहाँ आइलैंड्स के अंदर कहाँ कहाँ पोलिंग स्टेशन लगाया जाता है। खाली साइज की बात नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी सोचिए एक बार। और लेकिन भारत में हर वोट अनमोल है। इसीलिए एक सिटीजन, कई जगह में तो है, एक गिर फॉरेस्ट के अंदर एक वोटर के लिए एक बना था पोलिंग स्टेशन। एक वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन में 4-6 स्टाफ होते हैं, वो लगे रहे सुबह से रात तक कि एक वोटर का वोट लेना है, क्योंकि उसको नजरअंदाज नहीं करना है। और बहुत जगह ऐसे हैं जो कि जहां 6, 10, 15, 20 वोटर भी होते हैं। और कितने 3-4 दिन वोटर जो हमारे जो स्टाफ हैं, पोलिंग स्टाफ, वॉक करके जाते हैं, पहाड़ और नदी पार करके हिमालय की चोटीली जगह पर जाते हैं, जाके वो वोटिंग करा के आते हैं। इतना हमारे देश में लोकतंत्र की जो महानता है वो है, ये इलेक्शन के जरिए देखने को आपको मिलता है। और कहाँ से आते हैं ये पोलिंग स्टाफ? कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस के होते हैं या टीचिंग स्टाफ स्कूल वगैरह के होते हैं, और लेकिन सब अपने ड्यूटी को, इलेक्शन का ड्यूटी को सबसे आगे लेते हैं। तो इतना मेहनत होता है उसके लिए। पता नहीं कितने कंसल्टेशन होते हैं, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतजाम होते हैं, कितने स्टडी होते हैं, रिसर्च होते हैं, कितने तरीके से भाई मौसम क्या मतलब ये सब कुछ चलता रहता है। और हमें जो दिखाई देता है वो ये है कि लोग गए, जो नागरिक है उन्होंने वोट दिया। उसके पीछे 2 साल की मेहनत होती है। जी सर, अब मैं ये अगला मेरा सवाल यही है, अगर हम जो नागरिक है उनके आचरण की बात करते हैं, ये तो बात हुई कि किस तरीके से पूरा तंत्र काम करता है, कितनी लंबी मेहनत होती है, और नागरिक अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके, अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल कर सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर के प्रयास किए जाते हैं। अब एक नागरिक के तौर पर मेरा आचरण क्या होना चाहिए, मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो मैं एक वोटर हूँ, अगर मैं पोलिंग बूथ तक जाती हूँ, तो एक नागरिक की जिम्मेदारियाँ क्या क्या होनी चाहिए वोट देने के साथ साथ? बिल्कुल आपका होना चाहिए कि आप क्या वोट अपने दिलो दिमाग अप्लाई करके तरीके से कर रहे हैं। आप क्या मैनिफेस्टो का, पार्टी का मैनिफेस्टो देखे हैं? आपने क्या कैंडिडेट को पहचानते हैं? जैसे कैंडिडेट का इलेक्शन कमीशन ने ये अभी तक ये कर दिया है कि एफिडेविट करके किसके पास कितने पैसे हैं, किसके अगेंस्ट में कितना पहले केसेस हैं जी, जो क्रिमिनल केसेस वगैरह हैं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बोलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो सब उनको एफिडेविट के जरिए से देना पड़ता है। लेकिन आप अगर वोटर हैं, नागरिक हैं, तो आपको जानना चाहिए कि भाई इस कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, संपत्ति पैसे के बैकग्राउंड क्या है, इतना पता कर डालना चाहिए जी। और ये अगर इलेक्शन कैंपेन में आपको आके बहुत जो बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सही तरीके हैं, आप कैंडिडेट को थोड़ा टटोलें, उनका पार्टी की जो मैनिफेस्टो है वो थोड़ा टटोलें, और फाइनली जब आप वोट देने जाएं, इसीलिए उसका 2 दिन पहले साइलेंस पीरियड बोलते हैं कि आपको सोचने के लिए मौका मिले। अपना कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिफरेंसेस, लैंग्वेज पीछे छोड़कर, और खास करके कोई अगर कोई प्रलोभन देता है, कोई लुभान्वित करता है, जैसे ना ब्राइब्स होते हैं, पैसों की कुछ गलत इंतजाम होता है, या कोई कैश एंड काइंड में होता, लोगों को लुभाने के लिए देते हैं, वो सब के बाहर रह के आप अपना परिवार, अपने समाज, अपने राज्य, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना देश, ये सब का भविष्य को नजर में रखते हुए आप वोटिंग करें। तब यही है, इसलिए एक वोटर्स प्लेज बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि प्लेज यही बोलता है कि आप कैसे जाके सही टाइम पर सही सोच के साथ वोटिंग करें, और कोई दबाव में नहीं आए, कोई डर मन में नहीं रखें, कोई लोभ मन में नहीं रखें, और तरीके से जाके सही कैंडिडेट चुनें, क्योंकि वो कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कभी कभी हम शहर के कोई लोग, इवन कोई लोग बोल देते हैं अरे एक ही वोट से क्या रखा है, लेकिन एक वोट में खाली इंडिया की कई, मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, कई जगह में लीडरशिप डिसाइड हुआ है, कैंडिडेट का हारना जितना डिसाइड हुआ है, चीफ मिनिस्टर का डिसाइड हुआ है, खाली इंडिया में नहीं दूसरी जगह में हुआ है। अपने एक वोट को कभी नजरअंदाज मत करिए,
एक वोट का कीमत बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, तो इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा अधिकार है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने इस्तेमाल किया तो उसके बाद जो निर्णय होगा, जो परिणाम होगा, वही है अगले 5 सालों के लिए, जो एक सामान्य स्थिति में अगर हम बात करें तो। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी वोटर को लेकर किसी भी तरह की शिकायत है, अगर एक वोटर सोचता है कि मुझे ये कुछ चीज़ें पारदर्शी नहीं लग रही, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और क्योंकि ये उसी के लिए ही है ये चुनाव, तो ऐसे में वो कहाँ जाए? क्या अभी उसकी सुनवाई है? क्या ऐसा कोई सिस्टम है, कोई चैनल है जहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और किन किन चीज़ों की वो शिकायतें कर सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा। ये तो जैसे वोटर को अगर बाद में जिसको इलेक्ट किया है उसको पसंद नहीं आए तो उसको लौटाने का तो इंडिया की इलेक्शन प्रक्रिया में हिसाब नहीं है, लेकिन आप पोलिंग स्टेशन जाएं, आप देखें कि ABC कैंडिडेट्स हैं, आपको कोई पसंद नहीं आया तो 2013 के साल से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन ने एक नोटा इंट्रोड्यूस किया है, नॉन ऑफ द अबव। वो एक ऐसे एक ऑप्शन है कि आप बोलेंगे कि साहब मुझे ये कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो मैं किसी कैंडिडेट को, सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट करता हूँ, वो नोटा की बटन आप दबाएं। तो उसमें क्या होता है ना, ये एक प्रोटेस्ट टाइप का हुआ, तो ये इनडायरेक्टली तो एक जो कैंडिडेट है उनका ऊपर रिफ्लेक्शन हुआ अगर नोटा के नंबर बहुत बढ़ जाए। लेकिन याद रखिए कि नोटा एक कैंडिडेट नहीं है, नोटा कभी जीत नहीं सकता है या नोटा कभी हार नहीं सकता है। आजकल एक डिमांड होने लगा है कि साहब नोटा अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंस क्या है, फंक्शनलिटी क्या है, वो शायद कोई रिफॉर्म और लीगल डिस्कशन आगे अगर कुछ होगा। लेकिन आज की तारीख में आप पोलिंग स्टेशन जाके अगर आप वोट देते हैं उसका मतलब है आप नागरिक काम करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं और नागरिक का ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन आप पहुंचे तो आपको कोई भी अच्छा नहीं लगा तो आपने नोटा दबा दिया। तो एक आपके प्रश्न के मैं सोचता हूं कि कुछ हद तक जवाब मैंने दिया कि वो आप बटन दबाकर अपने चॉइस जो है, चॉइस फॉर नन, किसी के लिए भी चॉइस नहीं है, वो आप वहां रजिस्टर कर सकते हैं। और वो भी बाकी कैंडिडेट्स को जैसे वोट आप सिक्रेसी में देते हैं, ये भी सिक्रेसी में होगा। माने कोई नहीं आपको पता लगाएगा कि आपने नोटा में दिया है, कोई उसके लिए भी आपको धमका नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि अभी आपने EVM का जिक्र किया कि जो नोटा का बटन है आप उसे दबा सकते हैं अगर आप किसी को भी पसंद नहीं करें अपने क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन कई बार इसमें भी मैंने देखा है कि सर जब बूथ होते हैं तो कई हमारे जो नागरिक हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक EVM का बहुत सरल सीधा इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जब मैं एक बटन दबाती हूँ या फिर कोई वोटर जाता है तो बटन दबाते हुए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उस समय कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखिए कि हाँ उसका वोट पड़ गया? कुछ नहीं, कैंडिडेट का सिंबल भी होता है, नाम भी होता है, तो आप जिसको वोट देंगे उसके बटन में। बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि जब EVM नहीं था, जब बैलेट बॉक्स की सिस्टम था, तो बैलेट बॉक्स में स्टाम्प करके उसको डालने में, खास करके आपके क्योंकि हमारे गांव के लोग हैं, तो उस टाइम में काफ़ी वोट बर्बाद होता था। EVM आने के बाद एक मुझे लग रहा है कि EVM जैसे कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा वरदान होकर आया है, क्योंकि उसके बाद क्या है ना, ये जो गलत वोटिंग स्टैंपिंग हो जाता था, मोड़ जाता था, फट जाता था, डल जाता था कहाँ इधर उधर, वो सब खत्म हो गया। और उससे बढ़कर जो दबंगी होता था, जैसे कि मानो कि बैलेट बॉक्स लेके भाग गए या बैलेट बॉक्स पर आके जबरदस्ती गुंडागर्दी करके कोई भी स्टैंपिंग करके उसमें भर दिया, स्टफिंग जिसको बोलते हैं, वो सब बंद हो गया। और मैं देखा हूँ कि गांव के लोग, ये अलग बात है कि EVM को कैसे यूज करना है, EVM अवेयरनेस के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्शन के पहले और नॉर्मल समय में भी काफ़ी हाट बाजार, गांव गली, सारे जगह में, स्कूल कॉलेज, हर जगह जहां भी पॉसिबल है वो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। और क्योंकि इतना दिनों से चल चुका है, आज के तारीख में कोई गांव की महिला, युवा या बुजुर्ग, किसी का मन में कोई डाउट नहीं कि कैसे नाम और ये देख के, सिंबल देख के कैसे वोट कैसे दबाया जाए। अब ये भी है कि एक बार जो दबा दिया वही दबा दिया, उसके बाद ये नहीं कि आप कोई पहले नहीं वो तो फिर आपको होशियार होना पड़ता है ना, वो तो बहुत चीज़ों में लाइफ में ऐसा होता है कि, लेकिन और आपने शायद थोड़ी सी जिक्र नहीं किया, शायद इस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र करना बहुत जरूरी है
जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट, अभी आज की तारीख में ईवीएम पहले था, अभी ईवीएम के साथ वीवीपैट जुड़ गया है। और जो बटन दबाता है, जहां जोन सा कैंडिडेट सिंबल को उसका वोट जाता है, वो आपको थोड़ी देर के लिए एक वीवीपैट मशीन की देखने को मौका मिलता है कि हाँ मैं यहाँ दबाया और यहाँ वोट गया है। तो वो भी एक वेरिफिकेशन की सोर्स बना है। तो ये भी चेक कर लें। हाँ, ये भी आप चेक करके आप अपने को संतुष्टि कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ वोट देना चाहा, ये दबाया और यहाँ वोट गया। तो वो वीवीपैट को, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में आपको लगा होगा कि केस था कि वीवीपैट का जितना असेंबली सेगमेंट में 5 जगह में मैचिंग होता है ज़्यादा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट तो 2-3 चीज़ें बहुत बढ़िया से बोल दिया। ये हमारा मुझे लग रहा है कि कभी कभी अगर किसी का माइंड में तो डाउट नहीं होना चाहिए, बाई चांस हमारे गांव की कोई भाई बहन किसी के पास अगर डाउट है, वो मशीन एकदम सही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम बार फिर फाइनली बोल दिया अभी और बोला कि इसमें और कोई ज़्यादा मैचिंग करने का जरूरत नहीं है और हमें ट्रस्ट करना चाहिए। तो मशीन को आप जाएं, अपना कैंडिडेट और अपना पहले ही मन मना के जाएं। और वो ऐसे नहीं कि कोई मशीन में छोटा कैलकुलेटर नहीं है कि जो हाँ, या हमारा जैसे कंप्यूटर या आईपैड की कीबोर्ड नहीं है जहाँ की इधर उधर उंगली फिस जाएगा। वो बहुत बड़ा स्टडी मशीन है, बहुत बड़ा, और मतलब ऐसे मशीन है कि जिसको कि बहुत अच्छी तरह कोई ना कोई कारण देख सकता है, उसका जो कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है डिटेल वो भी देख सकता है। उसको देख के आप वोट करें, उसमें कोई मुझे नहीं लग रहा है कि आसानी इस कारण से किसी को डिफिकल्ट हुआ है ये सामने कभी फर्स्ट टाइम आया वोटर्स नहीं। भी हैं, उनके लिए भी इस बार एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से आप ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। वोट देना अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होगा युवाओं के लिए भी। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी जानकारी से भरपूर थी हमारी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली, वो भी अपने मत के अधिकार का पूरे विवेक के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि वोट देना ना भूलें, इसे छुट्टी का दिन ना समझे, ये आपके अधिकार का दिन है, आपकी जिम्मेदारी का दिन है और देश के भविष्य निर्माण में एक ईंट लगाने का दिन है। इसी के साथ ही आज के सरकार आपके साथ में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। आप चाहें तो हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हिंदी में टाइप करें सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं मैसेंजर के माध्यम से, या फिर वॉल पर भी अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा भी एक बहुत ही आसान तरीका है हमें संपर्क करने का। आप हमारे टोल फ्री नंबर, हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल, अपने सुझाव, अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। नए अंक में एक नए विषय के साथ, एक खास मेहमान के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। और जाते जाते एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि वोट देना ना भूलें। नमस्कार।